गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद और वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कैलेंडर का जो आपका चैप्टर है वो पूर्णतः समाप्त हो चुका था, और मैंने कहा था कि कुछ आपके जो है प्रश्न है जो मैं प्रैक्टिस सेशन के रूप में एक स्पेशल कैलेंडर का लेकर आऊंगा। और वादे के अनुसार आज मैं जो है कैलेंडर का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं, और इसमें जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके जो है शंक तो नहीं डलाया कि कौन सा प्रश्न किस में पूछा गया है, लेकिन जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में लास्ट में आपको जरूर बता दूंगा एक बार कि टेलीग्राम चैनल आपको जो सब्सक्राइब करना है, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वहां से आप जो है कैलेंडर के इन प्रश्नों को आप लोग जो है निकाल सकते हैं। और वहां में आपको ऑप्शंस भी दे दूंगा, आंसर्स भी दे दूंगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो विधिवत तरीके से आपको पीडीएफ मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, और वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, इस बात की याद रखिएगा। सॉल्यूशन में आपको यहीं पर कराऊंगा लाइव आकर, और तो सॉल्यूशन आपको यहां से देखना पड़ेगा। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी तो आप पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वहां पर किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना भैया। तो टेलीग्राम चैनल में लास्ट में बता दूंगा क्लास से जाते जाते क्या टेलीग्राम चैनल क्या है मेरा, और वहां पर आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आसानी से चीजें जो आपको जो है मैं डालता हूं टेलीग्राम चैनल पर वो आपको जो है प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है, समय समय पर। तो चलिए प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडर। कैलेंडर का ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपका ये जाएगा आज, और इस प्रश्नों को एक छोटे लेवल से लेकर मैंने जो है सारे लेवल के प्रश्नों को टच करने का प्रयास किया है। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, और इसके बाद और भी मेरे पास मैटर होगा। अगर मुझे लगेगा कि और कराना है तो मैं और भी क्वेश्चन जो यूपीएसआई स्पेशल करा दूंगा। जो पिछले वर्ष यूपीएसआई में स्पेशल प्रश्न आए थे उनको भी मैं करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस सेशन होगा ये एसएससी के लिए, रेलवे के लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने प्रश्न उठाए स्पेशल यूपीएसआई के लिए नहीं उठाया है। यहाँ पर यूपीएसआई का भी मिलेगा, और एसएससी सीजीएल के, एमटीएस के और 10+2 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स कर दिए मैंने, जिससे सारे बच्चों को जो है लाभ हो सके। तो ठीक है, तो चलिए सेशन को एंजॉय करिए, और एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए। तो एक पहला प्रश्न आपका आके स्क्रीन में है कि एक सामान्य वर्ष का मतलब क्या है, कि एक नॉन लीप ईयर की बात कर रहा है। तो नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है? नॉन लीप ईयर का मतलब ये होता है कि वह वर्ष जो लीप ईयर नहीं होता में विषम दिन होते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं सब चीजें आपको बता चुका हूं तो इसमें सोचना नहीं पड़ेगा आपको पता है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह प्लस एक विषम दिन आता है। कितना विषम दिन आता है? एक विषम दिन आता है। तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक। और एक लीप वर्ष की अगर बात करेगा तो एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? दो विषम दिन हो जाते हैं। कितने विषम दिन हो जाते हैं? 2 विषम दिन हो जाते हैं। ये बात आप सभी को याद होगी ना भैया, कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिन है, तो आपका जवाब होगा 1। उम्मीद करता हूं कि बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर, चलिए जवाब दीजिए। तेजी से बढ़ते चलना है, एक एक प्रश्न को सॉल्व करते चलना है। प्रश्न है कि वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। मतलब वर्ष 2016 दिया हुआ है। पहले आपके दिमाग में यह क्लिक करना चाहिए कि वाकई में वर्ष 2016 एक कैसा ईयर है। तो आपने समझ लिया होगा कि वर्ष 2016 एक लीप ईयर होता है, और इसमें कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह और पी दिन थे। तो पी का मान ज्ञात करना है। एक बात बताओ भैया, 2016 एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह आएगा। तो 52 सप्ताह तो हमको मिल गया, और प्लस 2 दिन आएंगे, मतलब 2 विषम दिन आएंगे। तो वही पूछ रहा था, और पी दिन थे। तो पी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब सीधा सीधा अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये पूछ रहा था कि एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 2 होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे? छोटे छोटे प्रश्न है, मैं आपको सारा प्रैक्टिस कराकर आगे एक एक स्टेप में बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना भैया। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को सभी लोग समझ पाए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 100 वर्षों की अवधि
अब 100 वर्षों की अवधि मतलब समान वर्ष बराबर 365 दिन, तो पी समान वर्ष है। क्या कह रहा है, पी अगर समान वर्ष है तो पी का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर 100 वर्षों की अवधि में अगर मान लो 100 वर्ष है टोटल, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि 100 वर्षों की अवधि, 100 वर्ष में मतलब समान वर्ष बराबर कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो में पी समान वर्ष है, मतलब पी जो है क्या है, समान वर्ष है। तो मतलब कुल मिला के ये बताना है कि इन 100 वर्षों में कितने समान वर्ष होंगे। तो लीप ईयर कितना होता है, 24 होता है कि नहीं, और साधारण वर्ष कितने होते हैं, 76 होते हैं कि नहीं। तो टोटल हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। बोलो ये बात प्रूव करने की आवश्यकता तो नहीं है कि कैसे 24 आया और कैसे 76 आया। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो मेरा कैलेंडर का पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा, वहां पर मैं आपको चीजें बता चुका हूं। कैलेंडर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ढेर सारे पार्ट बना रखे हैं। तो यहाँ पर लीप ईयर निकालने के लिए अगर आपको डाउट होगा तो यहाँ पर याद रखिएगा 100 में 4 से मतलब 100 को जो है क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा। तो यहाँ पर 25 लीप ईयर नहीं होते, क्योंकि 100वां वर्ष जो स्पेशली होता है ये एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर होने के साथ साथ यह सेंचुरी जनरल ईयर है, तो इसलिए 25 में एक क्या करते हैं, कम करते हैं, तो 24 लीप ईयर मिलते हैं। अगर 24 लीप ईयर है तो 100 को 100 में 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 76। तो मतलब इन 100 वर्षों में साधारण वर्ष की संख्या कितनी होती है, 76 होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं, छोटा सा पॉइंट था, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं सब पढ़ा चुका हूं। जो बच्चे क्लास नहीं शुरू से किए होंगे उनको तकलीफ हो सकती है, या तो फिर आपको पहले से मालूम था तब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए फिर से घुमा के वही प्रश्न पूछ लिया ना जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं। 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्ष की संख्या कितनी होती है मेरे भैया, 24 होती है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा क्या पूछना चाह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न कॉन्सेप्ट अलग है लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा। क्या करें, यदि x, समझिएगा, यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x-1 का मान क्या होगा। मतलब 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं। और क्या कह रहा था कि x जो है 100 वर्षों के अंतराल में एक लीप ईयर की संख्या को डिनोट करता है। मतलब x बराबर 24, तो x-1 का मान बताना है। x-1 का मान, तो x की वैल्यू कितनी है, 24 में एक घटा दो, कितना आएगा, 23 आएगा। एक छोटा सा प्रश्न था, बस लैंग्वेज डिफरेंट थी। प्रश्न को फिर से समझ लो। प्रश्न कह रहा है कि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या, मतलब 100 वर्षों में x जो है एक लीप ईयर की संख्या को डिनोट करेगा। तो 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 24, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 24 लीप ईयर। तो x-1 का मान बताना है, तो x की वैल्यू 24 और -1, तो यहाँ पर कितना आएगा, 23। तो x-1 का मान कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो छोटे छोटे प्रश्न अभ्यास करेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपके लिए सारी नई चीजें होंगी, वही प्रश्न है वही चीजें, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आगे बढ़ना है। ना समझ में आए तो बता देना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष आगे लिखा हुआ भी है। अधिवर्ष को जो है लीप वर्ष के रूप में जाना जाता है, या हम कहें कि लीप वर्ष को ही अधिवर्ष के रूप में जाना जाता है। तो बताइए यहाँ पर आपको बताना है कि अधिवर्ष कौन सा है। तो मतलब लीप वर्ष की संख्या में कौन सा लीप वर्ष होगा। क्या 1982 लीप वर्ष है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 82 4 से डिवाइड नहीं है। क्या ये 78 डिवाइड है, तो क्या बताइए 78 डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड नहीं है। क्या 45 डिवाइड होगा, नहीं, तो क्या बचा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी, मतलब अधिवर्ष की बात किया जाए तो 1704 आपका लीप वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है या कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर सी 1704। 1704 4 से डिवाइड है, वे वर्ष जो 4 से डिवाइड होंगे लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से लीप ईयर कौन है। फिर से वही प्रश्न आ गया कि निम्न में से लीप ईयर कौन है। क्या 1900 एक सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। क्या 1900 400 से डिवाइड आप कहोगे नहीं है, तो मतलब लीप ईयर नहीं है। क्या 1800 से डिवाइड है, बिल्कुल नहीं। 2014 डिवाइड है, नहीं है, मतलब क्या बचा 2000। 2000 क्या है, एक सेंचुरी लीप ईयर है,
और सेंचुरी लीप ईयर होने के साथ साथ तो 2000 को किससे डिवाइड होना पड़ेगा, 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो क्या 2400 से डिवाइड है, आप कहोगे बिल्कुल डिवाइड है। तो डिवाइड है मतलब तो क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर की श्रेणी में आएगा। है तो सेंचुरी लीप ईयर लेकिन होगा तो लीप ईयर ना, तो इस प्रकार से लीप ईयर की बात कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब 2000। 1900 एक सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। 1800 एक सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। ये बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है। और 2014 सेंचुरी नहीं है तो इसलिए इसको 4 से डिवाइड होना पड़ेगा। 2014 4 से डिवाइडेबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए और बताइए उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी छोटे छोटे प्रश्न हैं इंफॉर्मेशन से। जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी वही प्रश्न मैं अभी लेकर आ रहा हूं कि जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पढ़िए प्रश्न को और जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, ध्यान देना, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो मतलब साधारण वर्ष की बात कर रहा है। यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। लो सीधी सी बात आ गई। अभी से ये कॉन्सेप्ट के प्रश्न तो मैंने आपको सभी को बताया था, अगर याद हो आप सभी को। मैंने कहा था किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। बोलो याद है बात की नहीं, नहीं याद है तो पुराने वीडियो जाकर पीछे वीडियो देखिए, वहां पर पता चल जाएगा। मैंने कहा कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। अगर पहला दिन और आखिरी दिन साधारण वर्ष में समान होता है तो अगर पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। बोलो भाई ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है कि नहीं कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं सबको बता चुका हूं। अगर मेरे साथ आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहे होंगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं मैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में पीछे वीडियो जाकर देखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, फिर से वही बात कर रहा है कि लीप वर्ष नहीं है तो मतलब साधारण वर्ष होगा, और उसका पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। फिर से वही बात, अगर पहला दिन शुक्रवार है तो आखिरी दिन भी शुक्रवार ही होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर भी सही हो जाएगा। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है, समान होता है। आ जाओ प्रश्न नंबर 10 में, प्रश्न नंबर 10 में आ जाइए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा। अब लीप वर्ष की बात कर रहा है मेरे भैया, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। अब लीप वर्ष की बात कर रहा है, समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए जवाब देने में। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपने रूम पर जाकर मेहनत नहीं किया, घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे, बस आप लाइव क्लास देख लेते हैं, इसके बाद भूल जा रहे हैं चीजों को। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा। आपको पता होगा किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में मात्र एक दिन का अंतर होता है, अर्थात अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है, अधिक। तो यदि वर्ष का पहला दिन मंगलवार होगा तो मंगलवार प्लस क्या हो जाएगा, 1 कर दीजिए। मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार, उसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। बुधवार ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग बढ़िया से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया, अगले प्रश्न की ओर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। ये देखो, ये कल की क्लास में ही मैंने बताया था, सदी का मतलब होता है सेंचुरी, शताब्दी। बोलो याद आ रहा है, कल की क्लास में ही मैंने बताया था कि कौन सा वर्ष किसी शताब्दी का अंतिम दिवस होगा या प्रथम दिवस होगा। बोलो बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। आ जाओ देखो, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो यहाँ पर 100 वर्षों में 8 डेज की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में 8 डेज की संख्या कितनी होती है, 3, 300 वर्षों में 8 डेज की संख्या 2, 400 वर्षों में 8 डेज की संख्या 0। तो 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे का। 2 किसका कोड होता है, ट्यूसडे का। 3 की बात कर रहा है, एक सेकेंड। देखिए 1 मंडे का, 2 ट्यूसडे का और 3 कितना होता है, वेडनेसडे का, मतलब बुधवार का। और इसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, 2 किसका कोड होता है, 2 होता है ट्यूसडे का।
और 0 किसका होता है? संडे का। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। ये हमने अंतिम दिन निकाला है किसी सेंचुरी के अंतिम दिवस। तो क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? तो आखिरी दिन की बात किया जाए तो बुधवार हो सकता है, बिल्कुल। गुरुवार हो सकता है, थर्सडे नहीं हो सकता मेरे भाई। रविवार हो सकता है, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो देखो भैया, मंगलवार, संडे, निम्नलिखित में से कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता? तो देखो भैया, यहां पर भी गुरुवार आ गया है, सोमवार, बुधवार और गुरुवार यहां भी आ गया है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार यहां भी आ गया। तो गुरुवार सब में आ गया है भाई। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो यहां पर तो मंगलवार तो हो सकता है भाई, ट्यूसडे 14, गलती होगी भाई। देखो, 200 में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 3। और 300 में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है? 1। और 400 में 0। यही मिस्टेक हो गया था, इसीलिए प्रश्न नहीं मिल पा रहा था। तो यहां पर होगा फ्राइडे होगा, और यहां पर क्या होगा? वेडनेसडे। यहां पर क्या होगा? मंडे। और यहां पर क्या होगा? संडे। तो यहां पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब समझ में आया? यहां पर गलती हो रही थी भाई, यहां पर गलती हो रही थी। यहां पर मैंने ऑडेज की संख्या 2 रख दिया था 300 वर्षों में। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, सप्ताह का प्रश्न कह रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन था? मतलब सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन था? अब एक बात बताओ, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 20वीं शताब्दी मतलब 2000 की बात कर रहा है। अब 2000 एक सेंचुरी मतलब क्या है? एक शताब्दी लीप वर्ष है। तो अगर 400 शताब्दी लीप वर्ष में ऑड डेज की संख्या 0, तो 0 मतलब इसका अंतिम दिवस क्या होगा? संडे। तो 400 में अगर संडे होगा तो 800 में भी संडे होगा, 1200 में, 1600 में, 2000 में, तो 2000 में भी संडे होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जाएगा। याद है कि नहीं? मैंने कहा था कोई भी सेंचुरी लीप ईयर होगा तो 400 वर्षों के पश्चात कैलेंडर की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। मतलब 400 वर्षों के पश्चात हमारा कैलेंडर क्या करता है? रिपीट करता है। अगर 400 वर्षों का मतलब चौथी शताब्दी का अगर अंतिम दिवस संडे है, तो 4 के बाद इसका 4 के बाद सेंचुरी लीप ईयर आएगा 800 का भी संडे होगा, 1200 का भी संडे हो जाएगा, 1600 का भी, 2000 का, 2400 का भी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करिए, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? अरे भैया सीधी सी बात है, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन मतलब एक तारीख को कौन सा दिन था? मतलब पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर की शुरुआत कौन से दिन से किया था? सोमवार से किया था। सोमवार से किया था। तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार होगा। यहां पर ऑप्शन में सोमवार नहीं है। चलिए, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। अब देखो यहां पर पहली शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? सोमवार होगा। पहली शताब्दी का क्या होगा? सोमवार होगा। तो यहां पर हमको क्या करना है? यहां पर हमको जो है सारी शताब्दी के प्रथम दिन निकालने पड़ेंगे। तो पहली शताब्दी का तो सोमवार हो गया। आज एक बार मैं फिर से निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। तो प्रश्न कह रहा है किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है? मैंने कल इसके बारे में बताया था। तो देखो 100 वर्षों में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 वर्षों में कितने होंगे? 10 तो 3 हो जाएगा, 300 वर्षों में 15 तो 1 हो जाएगा, और 400 वर्षों में 0 तो मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम दिवस क्या होगा? फ्राइडे होगा।
और यहां पर अंतिम दिवस क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, और यहां पर अंतिम दिवस क्या हो जाएगा, मंडे, और यहां पर क्या हो जाएगा, संडे। अगर इसका अंतिम दिवस, तो इसका प्रथम दिवस क्या होगा, सैटरडे होगा, और इसका प्रथम दिवस क्या होगा, थर्सडे होगा, और इसका प्रथम दिवस क्या होगा, मंडे के बाद ट्यूसडे होगा, और इसका प्रथम दिवस तो मंडे होगा ही होगा, संडे के बाद मंडे। तो कौन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, तो यहाँ पर मंगलवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रविवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मंगलवार ही हो सकता है। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, मतलब मंगलवार हो सकता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, यही हमसे पूछ रहा था कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिवस हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है। तो चलिए बताइए, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है। अभी हमने किया था पहले वाले पेज में, देखो पहले वाले पेज में किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है, सोमवार से शुरू हो सकता है, मंगलवार से, और बृहस्पतिवार से, और शनिवार से। आ जाओ, सोमवार से, मंगलवार से, बृहस्पतिवार से, और शनिवार से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है सोमवार को, ठीक है ना। तो किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है सोमवार को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात वही है इससे पहले वाले प्रश्न में, गौर से देख सकते हैं आप। देखिए प्रथम दिन शुरू हो सकता है सोमवार को, ये ऑप्शन नंबर, पहली सेंचुरी में सोमवार से शुरू हो रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा था आपसे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। आसान सा प्रश्न है। 15 नवंबर 2018, तो देखो 15 नवंबर और 15 नवंबर डेट कॉमन है, अंतर कहां है, वर्षों पर। अंतर कहां है, वर्षों पर। तो 2021 में 2018 घटा दो तो कितना आएगा, यहां पर 3 आएगा, तो लीप ईयर की संख्या 2018 के बाद एक लीप ईयर आएगा, तो 3 और 1 कितना होगा, 4। तो मतलब 18 से 21 में जाना है, तो गुरुवार मतलब थर्सडे में 4 दिन जोड़ दो। तो थर्सडे में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। सोमवार मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चालू करिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब 15 नवंबर 2018 से 15 नवंबर 2021 में जाना था, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, 2018 से 2021 में आगे जाना है। आगे जाना है तो 3 वर्षों का अंतर होगा, एक लीप ईयर आएगा, 3 और 1 4, मतलब 4 दिन आगे चले जाएंगे, तो थर्सडे से 4 दिन आगे तो मंडे मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। या तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो कैसे, एक प्रकार से और बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। अगर 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, ध्यान से देखना, अगर 15 नवंबर 2018 को क्या है, गुरुवार, समझ में आ रही बात की नहीं। तो इसी प्रकार से 15 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, तो ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष। तो किसी भी साधारण वर्ष में एक दिन का, तो एक दिन आगे चला जाएगा अगले वर्ष में। तो यहाँ पर थर्सडे के बाद क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं। इसके बाद आएगा 15 नवंबर 2020 अभी फरवरी। तो यहाँ पर देखो 2019 की बात, 2019 से 2019 जान, तो फरवरी अभी यहाँ पर जुड़ेगी नहीं, लास्ट में जुड़ेगी, ध्यान देना। तो फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे। इसके बाद क्या आएगा, हमको चलना 15 नवंबर 2021 में। तो 15 नवंबर 2021 में अगर जाएंगे, यहाँ पर 2 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर हो जाएगा। तो सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, और संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। इस प्रकार से यहाँ पर मंडे देखो मिल जाएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे वैसे डायरेक्ट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके साथ हैं, दोनों मैं शेयर कर चुका हूं आप सभी से। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ क्या किया, शेयर कर रखा है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगर 15 दिसंबर 2005 को शनिवार है, तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। भैया 15 दिसंबर 2005 को शनिवार बताया और 15 दिसंबर 2000 को पूछा, तो एक दिन पीछे चले जाओ ना भाई। तो शनिवार से एक दिन पीछे चले जाओ, तो शनिवार से एक दिन पीछे जाने का मतलब है फ्राइडे मिलेगा। फ्राइडे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो आसान सा प्रश्न रखा हुआ है।
भाई वर्ष एक ही है। देखो 15 दिसंबर 2005 से 15 दिसंबर 2004 का दिन पूछा है, 2005 का दिन दिया है, 2004 का दिन पूछा है। तो भैया एक दिन आगे जाना होता है तो यहाँ पर एक दिन पीछे चले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सैटरडे में एक दिन कम कर देंगे, फ्राइडे मिल जाएगा। तो फ्राइडे आपका उत्तर आएगा, फ्राइडे उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी करते जाइए। अगला प्रश्न करिए। 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 को क्या होगा? 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? जवाब दीजिए। अरे भैया एक ही दिन का तो अंतर होगा। 8 मार्च एक साल, एक दिन आगे चले जाइए तो मंडे में एक दिन आगे चले जाइए। मंडे में एक दिन आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? ट्यूसडे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीधा सा बात है। ट्यूसडे कहां गया? ये है ऑप्शन नंबर डी में। आसान सा प्रश्न था भाई। 8 मार्च 2010 से 8 मार्च 2011 एक वर्ष का अंतर है। अगर ये भी साधारण वर्ष, ये भी साधारण वर्ष, तो किसी भी साधारण वर्ष से दूसरे वर्ष में जाएंगे तो एक ही दिन का तो अंतर होता है। तो एक दिन आगे चले जाइए, मंडे से एक दिन आगे जाएंगे, ट्यूसडे मिल जाएगा। आसान सा प्रश्न था, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न करिए। यदि वर्ष 2005 शनिवार के दिन को शुरू हुआ तो वर्ष 2011 निम्न दिनों में से कौन सी दिन को समाप्त होगा? ये लो भैया, आ गया प्रश्न आपका। अब देखो, यदि वर्ष 2005 को क्या था? शनिवार। तो यहां पर वर्ष 2011 दिनों में से कौन से दिन को समाप्त होगा, ये पूछा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर लो कि किसी भी शताब्दी का किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है? समान होता है। और लीप वर्ष में एक दिन का क्या होता है? अंतर होता है। उस रूप में भी मिल जाएगा आंसर आपका। या तो फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 2005 से 2011 की बात किया जाए तो 2005 से 2011 की अगर बात की, अंतर कितना आएगा? 11 में 5 गया 6 अंतर आएगा। लीप ईयर की संख्या निकाल लो, लीप ईयर की संख्या निकालो। 2005 के बाद 2008 एक लीप ईयर आएगा। 6 और 1 कितना होगा? 7। 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 डेज कितने आएंगे? 0। जब 0 8 डेज आएंगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2011 को क्या है? यहां पर कौन सा दिन था? शनिवार ही है। तो मतलब अगर 1 जनवरी 2011 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2011 को पूछा है, अंतिम दिवस पूछा था। तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो यहां पर भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर में शनिवार ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो, वर्ष शुरू होता है 1 जनवरी 2005 को शनिवार, क्योंकि यदि वर्ष 2005 शनिवार के दिन को शुरू हुआ का मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2005 की 5 का दिन दिया है और 1 जनवरी 2011 का दिन निकाल लिया हमने। तो 1 जनवरी 2011 को सैटरडे। तो हमसे पूछा क्या है? वर्ष 2011 निम्न दिनों में से कौन से दिन को समाप्त होगा? मतलब 31 दिसंबर 2011 पूछा है। अगर 1 जनवरी 2011 को शनिवार है तो 31 दिसंबर 2011 को शनिवार ही होगा। होगा कि नहीं होगा? छोटे छोटे प्रश्न है, डाउट मत करिएगा। आगे आ जाओ अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न का जवाब दो। अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीनों में कितने मंगलवार होंगे? अच्छा प्रश्न है, बताइए। बताइए जल्दी से। अगर मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीनों में कितने मंगलवार होंगे? अगर मार्च 2012 का पहला दिन, मतलब हम ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि अगर 1 मार्च को क्या था? दिन रविवार, मतलब संडे था। ध्यान से समझना, अगर 1 मार्च को संडे था, आपको याद होगा कि अगर कोई महीना 31 तारीख का होता है, देखो मार्च 31 तारीख का होता है कि नहीं? अगर 31 तारीख का होता है तो 7 से डिवाइड करिए, तो 7 चौको 28, 4 सप्ताह बनते हैं कि नहीं? 4 सप्ताह और कितने विषम दिन? 3 विषम दिन प्लस 3 विषम दिन बनता है। ये बात तो याद होगी सभी को कि अगर कोई महीना 31 तारीख का है तो उसमें 4 सप्ताह बनते हैं। 4 सप्ताह का मतलब होता है कि हर दिन 4 बार तो आता ही आता है। और इसके बाद प्रश्न ये कह रहा है अगर 1 तारीख को क्या है? संडे, तो
तो 2 तारीख को क्या होगा, 2 मार्च को मंडे, और 3 मार्च को क्या होगा, ट्यूसडे। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न कह रहा था कि मार्च 2012 का पहला दिन रविवार था, तो 2012 के मार्च और अप्रैल महीनों में कितने मंगलवार होंगे। तो भैया अगर 3 तारीख को कोई दिन आएगा, अगर 3 विषम दिन आ रहे हैं तो 1, 2 और 3, अगर 31 का महीना होगा, अगर 31 का महीना होगा तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन महीने में 5 बार पड़ता है। ये बात जानते हो कि नहीं। अगर 5 बार क्यों पड़ेगा, क्योंकि 4 सप्ताह तो ऐसे हो रहे हैं 7 चौको 28, तो हर दिन तो 4 बार आएगा ही आएगा। और इसके बाद 3 विषम दिन मतलब 29, 30 और 31 तारीख का दिन बच जा रहा है, मतलब 1, 2 और 3 तारीख का दिन कितनी बार आ जाता है, 5 बार। तो मतलब मार्च महीने में तो 5 बार आएगा मंगलवार। अब अप्रैल महीने की बात कर रहे हैं, अब अप्रैल महीने की बात कर ले रहे हैं। अब अप्रैल महीने की अगर बात किया जाएगा, ध्यान से सुनना, तो 3 तारीख की अगर बात करूं मैं, 3 तारीख की बात करूं तो 3 तारीख को क्या होगा, मंगलवार तो पड़ेगा जाकर। 3 तारीख को तो मतलब 31 तारीख, 3 तारीख को मंगलवार है तो 31 तारीख को भी मंगलवार पड़ेगा। 31 मार्च को मंगलवार पड़ेगा भाई। 1 तारीख को क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, मतलब 1 तारीख को बुधवार पड़ेगा। किस महीने में, अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। 1 अप्रैल को क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, तो 2 अप्रैल को क्या पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। और अगर अप्रैल का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो 30 को 7 से डिवाइड करिए, 7 चौको 28, 4 सप्ताह आएगा। 4 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन आता है कि नहीं आता है, मतलब हर दिन 4 बार आएगा। और 2 विषम दिन का मतलब है कि 1 और 2 तारीख का दिन 5 बार आएगा। भैया 1 और 2 तारीख को मंगलवार पड़ा नहीं तो 4 बार आएगा टोटल अप्रैल के महीने में, तो टोटल 5 और 4 कितनी बार आएगा, 9 टाइम आएगा। भैया कितनी टाइम आएगा, 9 टाइम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगा कि नहीं, 9 टाइम आएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, मतलब ये प्रश्न आपका यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई 2017 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। ठीक है भैया, उसमें ये प्रश्न आया था। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को समझ में आ गई होगी। तो मार्च के महीने में मंगलवार 5 बार आएगा और अप्रैल के महीने में 4 बार आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि मार्च और अप्रैल महीने में कितने मंगलवार, तो टोटल 9 मंगलवार पड़ेंगे। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिए और बताइए। यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त, समझ पा रहे हैं, यदि किसी माह फरवरी के अतिरिक्त मतलब फरवरी को छोड़कर का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है, तो उस माह में कितने मंगलवार संभव है, बताओ भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी माह का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार संभव हैं। प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है, मतलब अगर 30 तारीख का दिन और 31 तारीख का दिन किस रूप में डिनोट किया गया है, बुधवार के दिन को, ठीक है, तो उस माह में कितने मंगलवार संभव है। अब बताओ भैया, अगर उस माह में कितने मंगलवार संभव है। अगर 30 तारीख को दिन मंगलवार है और बुधवार है और 31 तारीख को भी बुधवार है, अगर मान लो भैया अगर 31 तारीख को मंगलवार है, तो बताओ यहां पर देखो, यहां पर अगर 31 तारीख का महीना है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो 31 तारीख का महीना है और दिन क्या है, बुधवार, तो 30 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर 30 का महीना होगा, अगर कोई महीना 30 का होगा, अगर ट्यूसडे आता है तो वो दिन 5 बार रिपीट हो जाएगा, 5 बार होगा। अगर 31 का महीना होगा तब भी 5 बार आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मंगलवार तो 5 बार टोटल आएगा। मतलब कितने मंगलवार संभव है, 5 मंगलवार संभव होंगे। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। प्रश्न कह रहा है यदि किसी माह के, अगर फरवरी माह को छोड़ देना है, ध्यान देना, यदि 30 और 31 तारीख का दिन बुधवार का है, मान लो अगर किसी महीना, कोई महीना 30 तारीख का है
और दिन अगर क्या है, बुधवार का है, तो 29 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा कि नहीं होगा। अगर 29 तारीख को मंगलवार है तो अगर कोई महीना 30 का है तो 1 और 2 तारीख का दिन 5 बार आता है कि नहीं आता है। तो 29 तारीख का दिन भी 5 बार आएगा, और अगर 30 का महीना होगा तब भी 5 बार आएगा। तो टोटल कितनी बार आएगा, 5 बार मंगलवार आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करिए। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, बता दो भैया। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, मतलब 17 तारीख को क्या है, सोमवार है। ये लो, अगर 17 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो 17 में 1 घटा दिया, कितना आया, 16 आया कि नहीं आया। तो 16/7, 7 9 14, 2 8 डे जाए, तो 17 तारीख से 1 तारीख में आना है, तो 2 दिन पीछे आ जाइए। तो मंडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो मंडे से 1 दिन पहले आएंगे, संडे से 1 दिन पहले जाएंगे तो क्या मिलेगा, सैटरडे। सैटरडे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, तो मेरे हिसाब से शनिवार है, 5 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शनिवार। आसान सा प्रश्न है, लैंग्वेज को समझना होगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके सामने भैया। ऐसे प्रश्न जो आपको जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके मजबूत कर देगा, और यही सब छोटे छोटे प्रश्न जो आप लोग गलतियां कर देते हैं, आप सीधे जो ये मतलब बड़े बड़े प्रश्नों की ओर भागते हैं, और आपको जो है लगता है कि वही। तो ये छोटे छोटे प्रश्न तैयार करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ लीजिए। मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, एक बार फिर से अपना सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न। एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। ये लो भैया, मैंने बताया था ना कि वो महीने मतलब वो महीने साधारण वर्ष के वो महीने जिनके कैलेंडर आपस में समान होते हैं, और लीप वर्ष के वो महीने जिनके कैलेंडर आपस में समान होते हैं। प्रश्न कह रहा है एक साल में कौन से 2 महीनों के कैलेंडर एक जैसे होते हैं। तो चलो आ जाओ, मैं यहां पर दिखाता हूं। ये कोड मैंने आपको बताया था 144 025 036 146, याद है कि नहीं। तो देखो यहां पर जनवरी का कोड समान होगा, फरवरी का समान होगा, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। कह रहा है एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा। तो देखो भैया यहां पर देख लेते, तो यहां पर देख लेते हैं 034 आएगा, तो ये जनवरी हो जाएगा, ये फरवरी हो जाएगा और ये अप्रैल हो जाएगा। ये जनरल ईयर के लिए है, और ये जो मैंने नीचे लिख दिया ये वाला ये लीप ईयर के लिए। तो ये जनरल ईयर के होता है, ये लीप ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर अप्रैल और जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई, तो चलो अप्रैल और जुलाई का महीना आपस में समान होगा। तो कह रहा है एक साल में कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक ही जैसा होगा, अप्रैल और जुलाई का समान होगा। अक्टूबर और दिसंबर के कोड समान है क्या, अक्टूबर के कि दिसंबर का 6 समान नहीं होगा। अप्रैल नवंबर की समान है क्या, तो देखो अप्रैल कहाँ है, अप्रैल का 0 और नवंबर का कितना है 4, तो ये भी समान होगा। जून और अक्टूबर बिल्कुल नहीं होगा, जून 5 अक्टूबर इतना है। तो मतलब अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होगा, क्यों, क्योंकि अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का भी कोड क्या है 0 है, इसलिए इन दोनों के कैलेंडर आपस में क्या होंगे, समान होंगे। आगे बढ़िए। वर्ष के 15 सितंबर पर जो दिन होगा, फिर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष के 15 सितंबर पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से कौन सी तिथि को पड़ेगा। मतलब सितंबर का महीना, सितंबर का महीना कौन से महीने कैलेंडर से समान होता है। तो सितंबर का महीना देख लो, आ जाओ प्रीवियस में चलते हैं। तो सितंबर कहाँ ये, तो सितंबर और दिसंबर का आपस में समान होता है कि नहीं, तो सितंबर और दिसंबर की बात करेगा। तो यहां पर प्रश्न में आ जाओ, वर्ष के 15 सितंबर पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष में कौन सी तिथि पर होगा, तो 15 दिसंबर, क्योंकि सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना आपस में समान होता है, चाहे वो जनरल ईयर की बात करे चाहे वो लीप ईयर की बात करे, चाहे वो जनरल ईयर की बात करे
चाहे वो लीप ईयर की बात करे। ये बात याद है, मैं सब पढ़ा चुका हूं। ऐसा नहीं इसलिए मैं जल्दबाजी में मतलब प्रश्न आपको बता रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि जब मैं समझा रहा था तो वहां पर मैं समझाया हूं। अब करने की बारी है तो करो और समझते चलो। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा था कि वे महीने जिनके प्रथम दिन आपस में समान होते हैं, पढ़ाया था कि नहीं मैंने? वे महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं या पूरा महीने का कैलेंडर आपस में समान होता है, ये पॉइंट में पढ़ाया हूं कि नहीं? वहीं से प्रश्न पूछ रहा है कि 15 सितंबर, वर्ष के 15 सितंबर पर जो दिन होगा वही दिन उसी वर्ष के निम्न में से कौन सी तिथि पर पड़ेगा। तो आपको बताना है कि सितंबर का महीना कौन से महीने से समान होगा, तो दिसंबर के महीने से समान होगा। तो दोनों कैलेंडर समान होंगे, दिन भी वही पड़ेगा। आगे आ जाओ। साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? फिर से वही बात, साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? आ जाओ, प्रीवियस में लेकर चलता हूं। तो कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? तो देखो भैया, देखो फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना। देख पा रहे हैं? 4 फरवरी का कोड, मार्च का कोड और नवंबर का। तो फरवरी, मार्च और नवंबर के दिन समान होंगे। आ जाओ, फरवरी, मार्च और नवंबर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देख पा रहे हैं? वही कोड आपको काम देगा। साधारण वर्ष में कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? तो फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना आपस में समान होगा प्रथम दिन। एक बार कोड लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार सभी प्रश्न एक बार देख लो, क्योंकि बार बार पीछे में नहीं जा सकता ना, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो कॉपी लो, पेन लो और उसमें लिख लो कोड और चेक कर लो बात सही है कि नहीं। प्रूव करते हुए आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना भैया? यहां पर देखिए, ये प्रश्न हो गया, आगे बढ़ते हैं। किसी अधिवर्ष के किसी माह के प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं। किसी अधिवर्ष के किसी माह के प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं। बताओ भैया, किसी अधिवर्ष के मतलब लीप वर्ष की बात कर रहा है, किस माह के प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं? बताओ, किसी अधिवर्ष के किस माह के प्रथम व अंतिम दिन समान होते हैं? अच्छा प्रश्न है, बताओ। अगर कोई लीप वर्ष होगा तो किस माह के प्रथम दिन और अंतिम दिन आपस में समान होंगे, ये आपसे पूछा है। बताइए जल्दी से, आपका प्रश्न मैं इंतजार कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी लोग। बताइए जल्दी से। अरे भैया, अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी और जुलाई का कैलेंडर आपस में समान होता है कि नहीं? तो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा? समान होगा। जनवरी और जुलाई का कैलेंडर समान होता है आपस में लीप ईयर में। लीप ईयर में जनवरी का और जुलाई का कैलेंडर आपस में समान होता है, इसलिए किसी अधिवर्ष से किस माह के प्रथम और अंतिम दिन समान हो, कैलेंडर समान होगा तो अंतिम दिन भी, प्रथम दिन और अंतिम दिन भी समान होगा। तो जनवरी का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर, मतलब जनवरी का महीना और जुलाई का महीना लीप वर्ष में आपस में इनके प्रथम दिन सेम होते हैं। अगर प्रथम दिन सेम होंगे तो अंतिम दिन भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि जनवरी का महीना भी 31 दिन का होता है और जुलाई का महीना भी 31 दिन का होता है। ये सब बात मैं डिटेल से बता चुका हूं। एक बार रिवीजन के तौर पर इन प्रश्नों को फिर से खोल लेना और पुराना एक बार लिख लेना, कोड लिख लेना या निकालना सीख लेना, जैसा भी उचित लगे कर लेना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? ये आ गया प्रश्न। कल के वीडियो मैंने पढ़ाया था कि समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, होल ईयर कैलेंडर टू बी सेम, वे वर्ष जिनका पूरा वर्ष का कैलेंडर क्या होता है? समान होता है। बोलो पढ़ाया था कि नहीं? और आपने, एक लड़के ने पूछा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि सर 2020 के कैलेंडर का बता दो। तो वर्ष 2020 के कैलेंडर का पूछा है, तो वर्ष 2020 एक लीप ईयर है। लीप ईयर तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 28। 28 जोड़ दीजिए, 8 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा। 2048 ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, 2048 नहीं है तो 28 एक बार और जोड़ दो। 8 8 16, 4 2 6 और 1 7, 2076 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बात तो वही है। अगर 48 नहीं मिल रहा तो 76 तो मिल रहा है, बात तो वही है, क्योंकि यही कैलेंडर बार बार रिपीट होता जाएगा आगे बढ़ते हुए। तो इस प्रकार से चीजों को अगर एक बार जोड़ने पर न मिले तो दोबारा जोड़कर चेक कर लेना। इस प्रकार से 2020 का कैलेंडर रिपीट होगा 2076 में। आगे बढ़ते हैं। 2018 कैलेंडर, तो वर्ष 2018,
वर्ष 2018 4 से डिवाइड करिए, कितना 8 डे जाएगा 2। अगर 2 8 डे जाता है तो कितना जोड़ना है 11। 8 और 1 9, 1 और 1 2, 2029 में साल 2018 कैलेंडर किस साल के समान होगा। अच्छा ये पूछ रहा है तो 11 घटा दो ना भाई, इस बार 11 घटा दो, 2018 में 11 घटा दो, 8 में 1 गया 7 और यहां पर 0 यहां पर 0, 2007 में भाई 11 आगे जा सकते हैं तो पीछे भी तो आ सकते हैं, तो 2007 में चला जाएगा, 2007 में चला जाएगा। कैलेंडर किस साल के समान होगा मतलब 2007, तो उधर 2029 और अगर 2029 मतलब पीछे के वर्ष दिया है तो 11 क्या करेंगे घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, करिए जल्दी से अगला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक लड़की 6 दिसंबर 1970 को पैदा हुई, एक लड़की 6 दिसंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन रविवार था, उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा, फिर कब पड़ेगा जब कैलेंडर समान होगा, सीधी सी बात है। उसका जन्मदिन कब, 1970 की बात कर रहा है तो 1970 4 से डिवाइड करिए, 2 आएगा तो 70 में 4 से डिवाइड करें 2 से इस पर आएगा, 2 8 डे जाएगा मतलब क्या कितना जोड़ना होगा 11, 11 जोड़िए 1 आएगा 7 1 8 आएगा, 1981 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक लड़की 6 दिसंबर 1970 को पैदा हुई, जिस दिन रविवार था, उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा भैया। अगर रविवार मतलब देखो हर वर्ष तो 6 दिसंबर 1970 को दिन मतलब हर साल 6 दिसंबर तो आएगा, हर साल 6 दिसंबर तो आएगा नो डाउट, लेकिन रविवार हर साल नहीं पड़ेगा, दिन बदल जाएगा, दिन तभी बदलेगा मतलब सेम रहेगा जब कैलेंडर रिपीट करेगा। तो 70 का कैलेंडर रिपीट होगा 81 में, तो इसलिए दोबारा कब जन्मदिन मनाएगी, उसी दिन 1981 में मनाएगी। मतलब प्रश्न वही है, बस घुमाकर थोड़ा सा पूछ लिया है और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि शीला ने अपने विवाह की वर्षगांठ 6 जनवरी 1965 को मनाई तो उसी दिन वह विवाह की वर्षगांठ कब मनाएगी, फिर से वही बात। तो 1965 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 65 को 4 से डिवाइड कर लो तो 4 एक अन्नम 4 कितना आएगा 2, 4 संग 24 1 आता है तो कितना जोड़ना है 6, तो 1965 में क्या करना है 6 जोड़ देना है, 1965 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 71, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आज का। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ, ये लो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 353 दिनों के बाद हुआ था। अब देखो 5 जनवरी 2015 की बात कर रहा है तो 353 दिनों को, तो 353 दिनों को ब्रेक कर लो भैया, ब्रेक करो 365 दिन 553 में 365 दिन घटा दो, इस प्रकार से एक वर्ष में ब्रेक कर लो। एक वर्ष में अगर इसको ब्रेक कर लेंगे 553 को तो मतलब ये क्या हो जाएगा 5 जनवरी 2016 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 जनवरी 2016 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे तो यहां पर 8 आएगा और यहां पर 14, यहां पर कितना आएगा 8 आएगा, 88 दिन टोटल यहां पर आएंगे, 88 दिन टोटल और यहां पर आ जाएंगे। अब इसको ब्रेक करिए भैया, अब इसको और ब्रेक कर लीजिए, चलो आ जाओ ब्रेक करते हैं। 88 दिनों को ब्रेक करना है तो चलो यहां पर ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहां पर 5 जनवरी 2016 में पहुंच गए, 5 जनवरी 2016 में पहुंच गए कि नहीं। अब मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कैसे चलेंगे 88 दिन। तो देखो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो देखो जनवरी के 5 दिन समाप्त हो चुके हैं, तो जनवरी में 26 दिन लेंगे। फरवरी 2016 की बात कर रहा है तो 29 दिन लेंगे। मार्च में 31 दिन लेंगे। अप्रैल में 30 दिन लेंगे। बोलो लेंगे कि नहीं लेंगे? इसके बाद और आगे आ जाते हैं। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। मई 31 दिन का, जून 30 दिन का और जुलाई 31 दिन का। तो ठीक है ना भैया? तो यहां पर आपको क्या करना था? 553 था ना, तो 553 में आपको जो है क्या करना था? 365 दिन निकालना था, तो कितना बचता? तो इसी प्रकार से आपका जो है 11 जुलाई 2016 को हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो टोटल 177 आएगा। इसको कर लीजिए, तो इस प्रकार से 177, तो मतलब जुलाई में चले जाएंगे, तो यहाँ पर जुलाई में चले जाएंगे, तो जुलाई में जाएंगे तो 11 जुलाई 2016 की बात होगी। एक बार डिटेल से कर लीजिएगा, एक बार डिटेल से कर लीजिएगा, इस प्रश्न को एक बार डिटेल से कर लीजिएगा। 11 जुलाई 2016। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आज यही समाप्त करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। कल का प्रैक्टिस सेट कल की वीडियो में लेकर आएंगे, कुछ और भी प्रश्न लेकर आएंगे, उनको जो है आगे करेंगे। ठीक है ना भैया? मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।